नया चैप्टर चलेगा आज ग्रेविटेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे गुरुत्वाकर्षण बल। अबे बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। अरे पहली हेडिंग डालो जल्दी। ग्रह क्या होती है? ग्रह बताओ पहले। घर सर ग्रह सर अरे घर बता रहा है ये तो। सर जैसा सर सूरज चारों चक्कर लगाते हैं। हाँ वे सभी वस्तुएं, एक मिनट ध्यान दो, वे सभी वस्तुएं जो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, एक निश्चित समय में चक्कर लगाती है, घूमती हैं या चक्कर लगाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह। जल्दी लिखो, ग्रह में देखो। सर देखिए सेट लिखा ना। वे पिंड, जल्दी जल्दी लिखो, वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह कहलाते हैं। हाँ, ग्रह कहलाते हैं। अभी तक हमारे पास फिलहाल कितनी ग्रह हैं? 8 पहले 9 थी, अब 8 एक कौन सी हट गई? वो अबे ना प्लूटो। प्लूटो सर। अब कौन सी हट गई? प्लूटो। सब भी सर है सोना की है ना, है अभी भी ऐसा है। उसकी जो दूरी है ये मान के चलो सन है, ऐसा सन। इसके चारों ओर ऑर्बिट है, यस सर। इनमें एक ग्रह चल रही है, यस सर। तो ऐसे करके 8 ऑर्बिट होगी। जो प्लूटो ही वो सबसे ज्यादा दूरी, तो उसकी दूरी इतनी ज्यादा होगी कि उसे साइंटिस्ट पकड़ पाने में, यानी पकड़ नहीं पाए कुल मिला के। ये बात मान के चलो कि पृथ्वी है 365 दिन में चक्कर लगा रही है, तो इसकी तो पता है हमें। यस सर। मगर प्लूटो की लेंथ इतनी ज्यादा हो गई कि उसे पता नहीं कर सकते हम यानी कि वैज्ञानिक उसे पता नहीं पकड़ ना पाए तो उन्होंने कह दी कि ये प्लूटो है ही ना, गायब हो गया, जो भी है। ठीक है, तो अब इसमें 8 ग्रह हैं। ये 8 के नाम बता सके कोई? जुपिटर, हां सर। नेपट्टून, है जुपिटर। हाँ, ये सही कह रहा है। जुपिटर और नेपट्टून और यूनिवर्स, नेपट्टून, अर्थ, हाँ, और मार्स, ठीक, और वीनस। हो गया 8। हाँ, कोई बात नहीं। फिलहाल हो गया शनि और शनि शुक्र को उठाइए। ग्रह हैं कितनी फिलहाल? 8। 8। कितनी है? 8। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे पहले? द बॉडीज which revolve around the sun are called planets। इन्हें क्या बोलते हैं? और ये कितनी होती हैं? 8। फिलहाल कितनी है? 8। लिखो वर्तमान में। इसी में सर वर्तमान में है सर 8 ग्रह हैं। देयर आर 8 planets यस सर। इन Yes, sir. present। ठीक है, सर। इनका ऑर्डर लिखते चलो। पहले नंबर पर आता बुध। पहले नंबर पर क्या आता? बुध। और इंग्लिश में कहते हैं इसको मरकरी। मरकरी। सर इंग्लिश में लिखना ही है। जिस भी लैंग्वेज में तुम्हें अच्छा लगे उसमें लिख लो। ठीक है, दूसरे पर आता है शुक्र। इसे कहते हैं वीनस। ठीक है, तीसरे पर कौन सी आती है? पृथ्वी। पृथ्वी को सब जानते हैं, क्या कहते हैं? अर्थ। चौथे पे क्या आता है बताओ? सर लाइन से होता है सर मंगल। मंगल को बोलते हैं शायद मार्स। समान। पांचवें पे क्या आता है? बृहस्पति। बृहस्पति। और इसे कहते हैं
जुपिटर। अगले पे क्या आता है? शनि, इसे कहते हैं सैटर्न। सातवें पे आता है यूरेनस। ठीक है। आठवें पे आता है नेपच्यून। आगे सुनो, इनमें एक विशेष बात क्या है। ये इस ऑर्डर में सूरज के सबसे पास कौन है? बुध। दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे पे, पृथ्वी, चौथे पे, मंगल, पांचवें पे, बृहस्पति, छठे पे, शनि, सातवें पे यूरेनस, और आठवें पे। इन्हें ऐसे भी बना लेंगे, बीच में बना लेंगे सन। हाँ ओके सर, ये सबसे कोई क्या बोलना है इसका? 8 नंबर वाले जो इस नेपच्यून पे धूप से कम होगी। हाँ सबसे ज्यादा हमको है ना, ऐसा जरूरी ना है। 1 मिनट सुनो। सन के पहले नंबर ऑर्बिट में कौन सी आएगी? मरकरी, बुध, मरकरी। हाँ, ठीक है। दूसरे पे वीनस, वीनस, ये लिख लेंगे ऐसे करके, एक डायग्राम डायग्राम बनाया। तीसरे पे अर्थ, पृथ्वी। ठीक है। इस तरह से 8 में लिख लेंगे हम। अब इनमें कुछ विशेष बात है, वो मैं बताता हूं तुम्हें। कभी तुमने ऐसे सुनी हो कि पृथ्वी वैज्ञानिक ये बता मैं देख के कि एक पिंड आ रहा है पृथ्वी की ओर Yes, और sir. इस पृथ्वी से टकरा जाएगा, Yes, sir. पृथ्वी खत्म हो जाएगी। हाँ, हाँ। ऐसे करके ये सुनिए, कई बार ऐसे चलती रहे हाँ, कहानी। कई बार। ये जो सन है, सन के तीसरे नंबर पे कौन है? पृथ्वी। तीसरे नंबर पे कौन है? पृथ्वी। और पांचवें नंबर पे है कौन? जुपिटर। बृहस्पति। बृहस्पति को पृथ्वी का कवच कहा जाता है। क्यों? इसका आकार है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है सर। पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। सर ठीक है। जो जितना बड़ा होगा Yes, sir. उसकी ग्रेविटेशन पावर उतनी उतनी ही ज्यादा ज्यादा होगी। होगी। अगर पृथ्वी की ओर कोई पिंड आया सर तो उसको कौन खींच लेगा? जुपिटर बृहस्पति। सब खींच रहा है। कौन खींच लेगा? बृहस्पति। अपनी ओर। पृथ्वी आगे तक कहाँ हो से? किसी को, ये हमारे पास तो खाली एक गैलेक्सी है पूरी, उसमें ये एक सिस्टम है, इसकी हमें जानकारी है। ऐसी ना जाने कितने सिस्टम है। सर, हाँ। आ रही बात समझ Yes, में? sir. ये और जो पेड़, ये तारे हैं, ये तारे क्या है? ये पत्थर पत्थर है, है। sir. उन पे सूरज की लाइट पड़े तो वैसे वो चमक होता कैसा है। है सर? आ रही बात समझ में? आ रही है। तो पृथ्वी तक कोई भी चीज आएगी तो उसे अट्रैक्ट कौन कर लेगा? जुपिटर। जुपिटर। इसलिए इसे पृथ्वी का कवच भी कहते हैं। कहा जाता है। ठीक है। ये बात लिख लेंगे, एक लाइन में डाल, पृथ्वी का कवच कौन है? जुपिटर। बृहस्पति। ठीक है। लिखो जल्दी जल्दी। एक बात और है, जो मंगल ग्रह है इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। धीरे-धीरे दिखाऊंगा, इसलिए साफ-साफ। जो बृहस्पति है ये आकार में सबसे बड़ा है। ठीक है। Yes, sir. और जो बुध है ये सबसे छोटा है। छोटा है। सर, डायग्राम भी? डायग्राम भी बनाएं? ना इसे बनाओ मत बनाओ, इन्हें लिख लो जो बात है। और सबसे गर्म कौन होगा? जो सबसे पास होगा। तो यानी कि बुध सबसे गरम। गर्म। और सबसे ठंडा कौन होगा? सबसे पीछे। सबसे नीचे। जो सबसे दूर है, सर, नेपट्यून। सबसे नेपट्यून। ठंडा। नेपट्यून। ठीक है। सर बता दिया? हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. अगली कहानी लिखो। ये तो ग्रह हो गई। ये कौन के चारों ओर चक्कर लगा रही सूर्य है? के। कौन के? सूर्य के। अगली हेडिंग लिखो उपग्रह। कभी नहीं, उपग्रह।
जो ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। चल बे जो ग्रह ग्रह के के चारों चारों ओर चक्कर चक्कर लगाते हैं हाँ, ग्रह के अरे चारों यार। इससे शांत। वे पिंड पिंड जो जो सूर्य के चारों ओर, और सूर्य नहीं ग्रह के चारों ओर, हाँ। वे पिंड जो ग्रह के चारों ओर और चक्कर लगाते हैं, चक्कर ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा। यस सर। एक आध उपग्रह को जानते हो? हाँ सर। क्या? चंद्रमा। चंद्रमा। किसका उपग्रह है? पृथ्वी पृथ्वी का। का। क्योंकि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लिखो, जल्दी एग्जांपल में लिख लो। हाँ सर एग्जाम्पल में है। चंद्रमा। सर जी चंद्रमा का बोले इसमें मून। हाँ मून एंड इस पे ये याद है। जल्दी जल्दी लिख लो। अगला मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, ये भी लिखते चलो जल्दी जल्दी। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2। बृहस्पति के 63, बृहस्पति के 63, शनि के 31, यूरेनस के 27 और नेपच्यून के 13। और पृथ्वी का खाली कितना है? एक। चंद्रमा। कौन सा? वो भी चंद्रमा। चंद्रमा। अब ये जो पूरा सिस्टम है ना, उपग्रह हो गई, ग्रह हो गई, सूरज हो गया, ये पूरा सिस्टम कहलाता है सौर परिवार। और इंग्लिश में तुमने काफी बार नाम सुना होगा सोलर सिस्टम। यस सर। सर। ठीक है। यस सर। कोई पूछे सोलर सिस्टम क्या है, तो सूर्य, ग्रह और उपग्रह, इन सब के परिवार को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। ठीक है। अब देखो इनसे रिलेटेड केपलर ने नियम दिए। केपलर के नियम इंपोर्टेंट है। केपलर ने इन ग्रह के संबंधी कुछ जानकारी दी। जैसे अभी हमने बात करी कि ये सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं तो कैसे घूमेंगे? वो सब ये बात किसने बताई? केपलर। ठीक है। तो अब अगली हेडिंग डालो, ग्रहों से संबंधित केपलर के नियम। ये मिटा दूंगा, हो गया ना? अभी 1 मिनट। ग्रहों से संबंधित केपलर के नियम। ग्रहों से संबंधित केपलर के नियम। जल्दी लिखो। लिख लिया। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे केपलर्स लॉ लॉ रिलेटेड टू रिलेटेड प्लानेटरी मोशन। केपलर ने 3 नियम दिए। ठीक है, लिख लो ये। केपलर ने ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए।
Kepler gives 3 law related to planetary Motion. motion. ठीक है, Yes, sir. अब पहला नियम डालो, केपलर का प्रथम नियम। केपलर फर्स्ट लॉ, ये ध्यान से पढ़ने, आज ही याद करने। हाँ, तो याद है। केपलर फर्स्ट लॉ। लॉ, इसे और दूसरा नाम क्या कहते हैं? दीर्घवृत्ताकार। बट कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम। हाँ, सही है। नियम, इंग्लिश में कहते हैं इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। यस सर। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स, ठीक है। Yes, sir. ठीक। इसमें क्या कहा कि जो प्रत्येक ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है। जो कक्षा है उसका आकार कैसा होगा? दीर्घवृत्ताकार। दीर्घ। दीर्घवृत्ताकार। बात आ गई समझ में? Yes, sir. इलिप्टिकल। अरे ये बात आ गई समझ में? Yes, sir. प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। ठीक है, लिखो। इस नियम के अनुसार नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार ये वृत्तार लिख रही है, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं। अब दीर्घवृत्त समझ लो पहले, दीर्घवृत्त होता क्या है? ये इस कंडीशन में होता है दीर्घवृत्त। यस सर। ठीक है, इसके दो फोकस होते हैं इस तरह से, F1 और F2। तो जो ग्रह हैं वो तो इस वृत्ताकार कक्षा पर चलेंगे। Yes, sir. जो सूरज होगा वो या तो इस फोकस पर होगा या एक फोकस पर होगा। Yes, sir. तो एक इस नियम में ये भी बात है कि जो हाँ, प्रत्येक सर। ग्रह है वो तो सूरज के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चलेगी। Yes, sir. जो सूरज होगा इन दोनों में से किसी एक फोकस पर स्थित होगा। बात आ गई समझ में? तो हमने इसमें अभी तक लिखा क्या? इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर तथा सूर्य इस कक्षा की एक फोकस पर होता है, कि एक फोकस पर होता है। ये पहला नियम हो गया यार? हो गया। एक बार पढ़ के बताओ जल्दी, केपलर के नियम के अनुसार आराम से एक एक करके तुम बता पहले। केपलर के नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते थे। ठीक, और तथा सूर्य बस हो गया। स्थित रहता है। एक बार बोल दे। अब मुझे तो दूसरे में बोल दिया। अच्छा, अब पहले नियम में हमें ये बात पता लग गई कि जो प्रत्येक ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चलेगी। Yes, sir. ठीक है, अब दूसरा नियम डालो, केपलर का द्वितीय नियम। केपलर का द्वितीय नियम, केपलर सेकंड लॉ। इसका क्या नाम है? दूसरा नाम केपलर सेकंड लॉ का क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम।
लॉ ऑफ एरियाज, केपलर सेकंड लिखियो है ना लॉ ऑफ मोशन एरियाज। एरिया जागा था मोशन आ रही है तुझे याद है ना? मोशन का करते ऐसे करेंगे इसे समझो, पहले चुप रहे हो एक मिनट। पहले नियम में क्या बात बताई? ये प्रत्येक ग्रह सूरज के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चलेगी। दो फोकस बताए इसके। सूरज किसी एक फोकस पर रहेगा। कौन से पे मालूम? मालूम, चलो इसे हटा दूं। सूरज यहाँ है, बना लो इसे जल्दी। ठीक है, अब जल्दी करो थोड़ी। हो गया ये? हो गया? कहने का मतलब ये है, ये तुम्हें दिख रही है कि क्षेत्रफल का नियम है। क्या है? अगर ग्रह कोई इस पोजीशन पे, ये मैंने ए पॉइंट मान लिया, कहाँ है? एक पॉइंट पर और मान के चलिए ये 2 दिन में इसने एरिया कवर कर दिया, ये पहुंच गई बी तक। 2 दिन मान ले, 10 दिन मान ले, एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से हमने ये मिलाया तो ये एरिया इतना हुआ। अरे इतना ही तो कवर किया सर। आ रही बात समझ में? तो 2 दिन में ये एरिया कवर कर दिया। मान के चलो ये एरिया आया 10। कितना आया? 10। अब इसके पास आई, अब मान के चलो ये एंगल है 10 डिग्री। कितना है? 10 डिग्री। अगर ये यहाँ 2 दिन में 10 डिग्री चले तो ये एरिया तो कम हो जाएगा। भाई बात समझ में? भाई यहाँ दूरी ज्यादा है जब 10 डिग्री है, यहाँ दूरी कम है जब 10 डिग्री है, तो ये एरिया तो कम हो जाएगा। इस नियम से ये बात है कि जो भी ग्रह चल रही है वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगी। तो इसका मतलब इसकी यहाँ जो डिग्री है ये थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से चली तो ये स्पीड यहाँ इसकी कम होगी, यहाँ आगे स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा। अरे जब ज्यादा एंगल होगा, पास है, तो एरिया जब तो ज्यादा होगा। ये 2 दिन में यहाँ एरिया भी कितना आना चाहिए? 10। एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है। बात आ गई समझ में? यानी कि प्रत्येक ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगी। ठीक है, लिखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय, परिक्रमण यानी कि चक्कर लगाते समय, समान समय में परिक्रमण करते समय समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, आगे चलें। अब एक बात बताओ मुझे, हर इक्वल समय में क्षेत्रफल हमें इक्वल मिल रहा है, यानी कि कोई भी चीज अगर हमें लगातार बराबर मिल रही है तो इसका मतलब वो चीज क्या है? कांस्टेंट, यानी कि नियत। क्या है? नियत। तो यहाँ क्षेत्रीय चाल नियत हो गई ना। तो इसे हम और क्या कह सकते हैं? प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल क्या होती है? नियत। लिख लो इसे। इसे और क्या कह सके इस नियम को? प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। ये अलग से लिख लेंगे ब्रैकेट में, प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। इसे ऐसा लिख सकते हैं हम, क्षेत्रीय चाल यानी एरिया की जो चाल है इक्वल टू नियत, dA/dt इक्वल टू नियत।
कुछ नहीं है। अगला नियम देखो, केपलर का तृतीय नियम। केपलर का द्वितीय नियम। तृतीय नियम। नियम, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन जरूर ले आएगा बीच में। यस सर। ये देगा इसके कान पे नहीं लगे अभी। इसे इसका दूसरा नाम क्या है? परिक्रमण परिक्रमण काल का नियम। क्या है? नियम। परिक्रमण काल का नियम। अरे लॉ ऑफ पीरियड्स। हो गया है? देखो इसे भी जल्दी। ना हुआ ज्यादा देर से चुप। लॉ ऑफ पीरियड्स। अब सुनो, ये अभी मैंने बताई तुम्हें, जो प्रत्येक ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगी। ये कक्षा मैंने बना दी। अब आगे सुनो, यहाँ एक फोकस पे मैंने सन को मान लिया, ठीक है? यही तो कहानी थी अभी ना। सरकार वाले पैदा होना चाहिए। यस सर। आगे चले अब इसमें। सर तुझे ये और कुछ आवाज करनी हो ये कर रहा है, पैर से ना रखें। पैर यहाँ रखें। सामने देखो। यस सर। एक होता है परिक्रमण काल का क्या मतलब है? परिक्रमण काल। बताओ जल्दी। अरे टाइम पीरियड होता है, इसमें क्या है, कोई अगर ग्रह एक जगह से चल रही है यस सर। लौट के वापस उसी जगह तक आ रही है, Yes, sir. तो इसे चलने में जितना टाइम लगेगा उसे क्या कहेंगे? परिक्रमण काल। काल। बात आ गई समझ Yes, में? sir. तो इसमें एक नियम ये दिया गया, एक तो होती है इसकी दीर्घअक्ष। दीर्घअक्ष होगी इसकी ये वाली, यस सर। दीर्घ यानी कि बड़ा। बड़ा। और एक होगी लघु अक्ष। लघु तो अक्ष। छोटी तुम्हें ये दिख रही है, ये हुई इसकी लघु अक्ष। लघु अक्ष। दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है 2a। कितनी होती है? ऐसे बने। और लघु अक्ष की 2b था। इसकी आधे की कितनी हो गई? a। आधे की कितनी हो गई? A। आगे बात समझ Yes, में? sir. तो एक तो हम ये समझे, ये इसकी दीर्घ अक्ष है यस सर। 2a। 2a। आधी कितनी हुई? सर a। a। आधी को क्या कह सकते हैं? अर्ध। अर्ध माने आधी। आधी। दीर्घ और अक्ष। अच्छा। अर्ध दीर्घ अक्ष कितनी है हमारी? a। a। और परिक्रमण काल कितना माना हमने? T। इतनी, ये दो बात समझ में आ गई। Yes, sir. परिक्रमण काल होता क्या है? कोई भी ग्रह जिस जगह से चल रही है वापस लौट के उसी जगह तक आने में सर, जो समय लिया जाएगा उसे क्या कहेंगे? परिक्रमण काल। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है? 365 दिन 6 घंटे है ये जानकारी। Yes, sir. यानी कि जहां से चल रही है लौट के उसी जगह पे आना है। सर। 365 दिन 6 घंटे। 6 घंटे। अब ये 6 घंटे जब अगली साल और जुड़ेंगे 12 हो गई, 12 सर। अगली साल और जुड़ेंगे 18 हो गए, 18 अगली साल और जुड़ेंगे 24। तो फरवरी कितने की हो जाएगी? 29 की। अरे एक दिन में 24 घंटा ही Yes, तो sir. है। जब ये 6 4 बार जुड़ गए तो चौथी साल फरवरी में एक दिन है। सर आगे बात समझ में? इसके बाद सुनाने एक बार। अरे जो पृथ्वी है वो चल रही है, एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। 6 घंटे लेगी। दूसरा चक्कर लगाएगी फिर 6 ले लिए, तीसरा लगाएगी फिर 6 ले लिए, चौथा लगाएगी, ये 365 तो है ही। Yes, sir. अब ये 6 6 12 6 18 6 24 घंटा यानी कि एक एक दिन। चौथी साल में एक दिन बढ़ गया एक साल में। Yes, sir. और वो दिन कब बढ़े? फरवरी 29 में। फरवरी। तो ये समझ गए फरवरी चौथी साल 29 की क्यों हो गए? Yes, sir. ना ये भी समझ सर, आ गई। ठीक है, तो इस नियम में लिखो जल्दी। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अनुसार इस नियम के
अनुसार। देखो ये ध्यान से समझनी है, मैं ये नियम पहले लिख दे रहा हूँ। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3। पहले समझ लो एक बार, टी क्या है? समय परिक्रमण काल। क्या है? परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल का क्या है ये? स्क्वायर। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? वर्ग। क्या कहेंगे? वर्ग। तो अब एक मिनट पहले ध्यान से सुनो। Yes, sir. इस नियम के अनुसार कोई भी ग्रह है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग किसके अनुक्रमानुपाती है? अर्ध दीर्घ अक्ष के। यही तो बताइए। अर्ध दीर्घ अक्ष की क्यू तृतीय घात, तृतीय घात। तीसरी घात है, इसका मतलब तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। नई बात समझ में आ गई, सर। आ गई? हाँ, सर। देखो इस नियम के अनुसार, सर इस नियम के अनुसार। अनुसार प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर, प्रत्येक ग्रह का सूर्य के चारों ओर क्या है? परिक्रमण काल का वर्ग। परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष वर्ग। अर्ध दीर्घ अक्ष किसका? ब्रैकेट में ले लीजिए, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, यानी कि जिसमें वो चल रही है। और ए लिख लो फिर, ए अर्ध दीर्घ अक्ष यानी कि ए की तृतीय घात, की तृतीय घात की तृतीय घात के समानुपाती, की तृतीय घात के समानुपाती होता है। लिख लो इसे फॉर्मूला। टी की पावर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3। क्यू लिख लो जल्दी। लिख लिया। इतना ही करें आज, और भी करोगे? टाइम की छोड़ो, अगली हेडिंग लिखो गुरुत्वाकर्षण। आज ही लिखो। आज पढ़ाई। अगली हेडिंग लिखो गुरुत्वाकर्षण। सर आगे नाम सुना है कभी गुरुत्वाकर्षण का? सुना है सर। क्या होता है? ये होता है हटवे दे। बता एक बल होता है। ये तो मतलब है बल होता है जो हम होता है कि इसमें सर हाथ में जो होता है। यस सर, अगर सूर्य मंडल से कोई भी हम चीज को फेंक रहे हैं, सूर्य मंडल से नीचे लग जाएगी। यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर क्या करेगी? खींचेगी। अट्रैक्ट करने की, इस यानी कि जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी उसे ही क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन। आगे बात समझ में? यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती हैं? अट्रैक्ट। जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करें उसी नाम को क्या दे दिया गया? ग्रेविटेशन। लिखो इसमें ब्रह्मांड। ब्रह्मांड लिख लोगे? संसार में संसार में संसार नहीं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में सर बोलिए। प्रत्येक यस सर कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करता है।
इस आकर्षण बल को इस आकर्षण बल को आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। कहा जाता है। अब ये बल कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, इसके संबंध में एक न्यूटन ने अपना नियम दिया। ठीक है, यानी कि कोई भी दो वस्तु हैं, कण हैं, उनके बीच में कितना बल लगेगा, इसके लिए नियम किसने दिया? न्यूटन ने। अगला हेडिंग डालो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चले आगे। न्यूटन ने क्या किया कि कोई दो कण लिए, पहले का द्रव्यमान m1 माना, दूसरे का m2 और दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी? दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी? r। बनाओ ये जल्दी। बना दिया। अब इनके बीच में जो बल लगेगा वो कितना है? क्या है? तो पहले इसमें इसे मत बनाओ, अभी लिखो पहले। न्यूटन ने नियम दिया किसके लिए? कोई भी दो कण हैं हमारे ब्रह्मांड में, उनके बीच में कितना बल लगेगा, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसके संबंध में एक नियम दिया। लिखो, इस नियम के अनुसार इस नियम के देखो, ये कोई दो कण माने हमने, जिनके द्रव्यमान कितने कितने हैं? m1 और m2। इनके बीच में जो बल लगेगा, इन दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल। अरे m1 m2 गुणा हो गई। इन दोनों कण के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या है? ये अनुक्रमानुपाती। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी दो कण हैं, उनके बीच में लगने वाला बल उन दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला बल, कणों के बीच लगने वाला बल उन दोनों कणों के द्रव्यमानों, उन दोनों कणों के द्रव्यमानों, उन दोनों के उन दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। के अनुक्रमानुपाती होता है तथा अब देखो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। दोनों लिखो, तथा दोनों कणों के बीच की दूरी दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो, इन दोनों ने हम मिला लेंगे, इन्हें लिख ले जल्दी। F is directly proportional to m1 m2। F is inversely proportional to 1/r²। तो इसे मिला लेंगे, m1
m2 अपॉन r स्क्वायर। तो f इक्वल टू, जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा g, तो इसे लिखेंगे f इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r ये स्क्वायर। तो f इक्वल टू आया हमारे पास g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ जो g है, g क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक, क्योंकि हमने अनुक्रमानुपाती हटाया है तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आया। इस g को क्या कहेंगे? अनुक्रमानुपाती नियतांक। लिखो, जहां g अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां g अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। इसकी वैल्यू और लिख ली हो। पहले ये बताओ, इसका g का मात्रक कैसा आएगा? निकल के देखो, f इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गई, m1 m2 कहाँ आ गए? नीचे। तो f यानी कि न्यूटन, r यानी कि मीटर स्क्वायर, ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, तो मतलब किलोग्राम स्क्वायर। बात आ गई समझ में? Yes. तो g का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और लिख लो, जी की 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11। और यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, सही है? बाकी कल करते हैं, ये 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी बुक।